हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ओमकार, गुड मॉर्निंग ताकसेन। हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में लेक्चर। बाकी लोगों के ज्वाइन करने का वेट करते हैं थोड़ी देर पहले। All right, so I think most of the students have joined in. तो हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कौन से टॉपिक्स पे टेस्ट है आप लोगों का इस संडे? केमिकल काइनेटिक्स तो वॉल्यूमेट्री दो अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? वॉल्यूमेट्रिक का है कि केमिकल काइनेटिक्स का है कि दोनों का है? अच्छा, दोनों का है। चलो ठीक है, गुड। आई होप यू आर वेल प्रिपेयर्ड। नाउ आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था। एंड वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। नाउ थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, लेसर ऑन द न्यूमेरिकल साइड, बट इम्पॉर्टेंट है। इट इज नॉट समथिंग जिसको आप नेग्लेक्ट कर सको, ठीक है।
हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस चैप्टर से फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इट इज अ decent weightage chapter as well as प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये. इसका एप्लीकेशंस जो है इन इंडस्ट्रीज, इन रिसर्च, ठीक है, इवन इन कॉमन डे टू डे लाइफ भी काफी सारे हैं. राइट, सो एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, राइट, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर इसका मॉडरेट वेटेज रहता है. ठीक है, एंड इसमें से मोस्टली एज आई सेड थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं. ठीक है, लेसर ऑन द न्यूमेरिकल साइड. ठीक है, एंड अच्छा, क्या कह रहे हो ताकसिन, जेई 2020 होने वाली है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल होने वाली है भाई. आप देखो अभी न्यूज़ में तो ऐसा ही आ रहा है इस टाइम पर. गवर्नमेंट तो पुश कर ही रही है. डेट्स वगैरह आ गई हैं, एडमिट कार्ड आ गया है. Now, as I was saying, from applications perspective, ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी काफी वास्ट है. डे टू डे लाइफ में मैं आपको बताऊंगा इसके एग्जांपल्स, कहाँ पर आप लोग सरफेस केमिस्ट्री ऑब्जर्व करोगे. देन इंडस्ट्रीज में, रिसर्च में, सब जगह पर सरफेस केमिस्ट्री का काफी इम्पोर्टेंस है. ठीक है, इनफैक्ट टू गिव यू अ लाइव एग्जांपल, आज की तारीख में जैसे कोरोना वायरस का जो वैक्सीन बन रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से बन रहा है. ठीक है, कोरोना वायरस का जो सरफेस है, ठीक है, कोरोना वायरस का जो मॉलिक्यूल है उसका शेप समझा जा रहा है. ठीक है, कि क्या उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. ठीक है, एंड फिर उसके जो सरफेस है उसके ऊपर कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है. ठीक है, कौन से केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट है वो समझे जा रहे हैं. एंड फिर मेडिसिन डिजाइन करी जा रही हैं इस तरीके से कि वो मेडिसिन आकर इसकी सरफेस के ऊपर बैठ जाए और इस वायरस को डीएक्टिवेट कर दे, ताकि ये वायरस जो ह्यूमन सेल्स हैं या ह्यूमन सेल के जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ में अटैच ना हो पाए. सो इनफैक्ट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें काफी रिसर्च भी होता रहता है. हमारा पर्सपेक्टिव इस चैप्टर में रहेगा टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. नाउ एक ब्रॉड आउटलाइन अगर मैं आपको दूं इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. ठीक है, पहला पार्ट रहेगा एडजॉर्प्शन का फिनोमेना. होता क्या है एडजॉर्प्शन, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा. एंड दूसरा पार्ट रहेगा कोलॉइड्स का. ठीक है, सो ये दोनों important aspects हैं of surface chemistry and what they are. ठीक है, what factors do they depend upon, what are their types, right, all सब details. ठीक है, we are going to go
and cover in this chapter one by one. तो एक broad perspective है आप लोगों के लिए. Now, given this context, let's begin today's discussion with understanding adsorption. आप लोगों ने AB absorption word सुना होगा already, ठीक है? But adsorption is slightly different. ठीक है, कैसा रहेगा adsorption? क्या रहेगा? मैं वो हेडिंग आपके लिए इंट्रोड्यूस करता हूँ. सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, द डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन. यहीं से हम लोग अपना आज का अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करेंगे. सो लेट मी पुट द हेडिंग absorption versus adsorption. ठीक है. नाउ अच्छा, क्या कह रहे हो प्रतीक? मैंने अभी देखा तुम्हारा मैसेज. फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर. नहीं, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक दो चैप्टर और हैं. एक सॉलिड स्टेट का है और एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री है. तो ये दो चैप्टर रहेंगे. वैसे आप लोगों का ऑर्गेनिक का ट्रैक शुरू हो गया है ना इस वीक? होने वाला है. हाँ, आप लोगों का ऑर्गेनिक का क्लास है आई थिंक इस हफ्ते में शायद, जहाँ तक मैंने देखा है टाइम टेबल. सो अच्छा है. फिजिकल चलेगा थोड़ा टाइम पैरेलल में, बट हाँ क्लोज हो जाएगा. अच्छा, सो एज आई वाज सेइंग, हम लोग अब्जॉर्प्शन वर्सेस एडजॉर्प्शन समझ रहे हैं. तो एक सिंपल एग्जांपल से पहले इनको समझने की कोशिश करना. मान लो चौक को मैंने पानी के अंदर डाला, तो क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे विल गेट अब्सॉर्ब्ड इनटू द बल्क. ठीक है, इनसाइड द चौक वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज दे वुड बी ड्रिवन बाय डिफ्यूजन. बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर के मॉलिक्यूल्स जाएंगे. एंड इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? अब्जॉर्प्शन, AB. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ बल्क फिनोमेना. व्हाट इज मेंट बाय बल्क फिनोमेना? दैट ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेट इनसाइड द चॉक, अंदर से उसको वेट कर देंगे. ठीक है, यहीं पर आप नोटिस करना एडसॉर्प्शन क्या होता है. थ्रू एन एग्जांपल इन विच सिलिका जेल इज यूज्ड टू अब्सॉर्ब और adsorb वाटर वेपर. ठीक है, सिलिका जेल क्या होता है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आपने कोई नया टिफिन या नया बॉटल या नया बैग खरीदा होगा, तो उसके अंदर एक ऐसे पैकेट आता है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होता है डू नॉट ईट. उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स रखे होते हैं, तो वो सिलिका जेल के बॉल्स होते हैं. उनका काम क्या होता है? दे adsorb, AD, they adsorb moisture. They adsorb moisture or any other kind of foul smell gas रहेगा, तो उसको वो adsorb करता है. ठीक है, तो सिलिका जेल क्या करता है यहाँ पर नोटिस करना, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, सिर्फ सरफेस पे, अंदर नहीं जाते. ऐसा नहीं कि बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है अंदर कम कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन से नहीं ड्राइव होता ये. इट इज जस्ट दैट द सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर अट्रैक्टिंग दीज वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स, एंड ये वाटर वेपर मॉलिक्यूल सरफेस पर बैठ जाते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन, AD. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, इसमें जो सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो रहा है, जैसे सिलिका जेल है यहाँ पर,
जिसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो सिलिका जेल को एडजॉर्बेंट बोला जाता है, ठीक है। एडजॉर्बेंट मतलब क्या हो गया, जिसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। एडजॉर्बेट क्या होगा, यहाँ पे नोटिस करना, एडजॉर्बेट टर्म यूज किया जाता है सब्सटेंस के लिए जो कि एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दे आर कॉल्ड एज एडजॉर्बेट, दे आर गेटिंग एडजॉर्ब्ड बाय द सिलिका जेल, ठीक है। ये समझ में आया, ये टर्म्स हमको यूज करने रहेंगे बार बार, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर नोटिस करना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मतलब सेम थ्रू आउट, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरा अंदर सीप हो जाएंगे, बट यहाँ पर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट, अच्छा सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, जो हमारा सॉलिड रहेगा, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस यू कैन से ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्या है हमारा, एड्सॉर्बेंट, तो इट इज डिफरेंट, इट इज हायर देन दैट इन द बल्क, ठीक है। सरफेस के ऊपर ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बल्क में नहीं रहेंगे, एंड इसीलिए इसको सरफेस फिनोमेना बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। एक बार आप लोग लिख लो, ठीक है। इनफैक्ट इसमें आप लोग नोटिस करोगे तो मैं बहुत सारी चीजें मतलब क्योंकि मैंने बोला ना थियोरेटिकल चैप्टर है, तो बहुत सारी चीजें मैं काइंड ऑफ बुकलेट से डायरेक्टली उठा के यहाँ पर लिखता जाऊंगा, ठीक है। जब मैं ऐसे क्लासरूम में भी ये वाला चैप्टर पढ़ाता था सरफेस केमिस्ट्री का, तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करता था कि आप लोग अलग से नोट्स मत बनाओ, जो बुकलेट है उसके अंदर जो थ्योरी दी हुई है वो सफिशेंट है, उसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स जो ऐड करने हैं एक्स्ट्रा वो मैं आपको बता दूंगा, और आप वहीं पे बुकलेट में ही लिख लो, ठीक है, या एक पेपर में लिख के वहीं बुकलेट में चिपका दो, ताकि आपका बुकलेट में ही कवर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग नोटिस करोगे, आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री का बुकलेट नहीं मिला होगा ना अभी, सरफेस केमिस्ट्री का बुकलेट मिला है, नहीं। ठीक है। नहीं। तो मैं आपको बोलता हूँ, अरेंज करवाता हूँ, बट जैसे मेडिकल वाला है, ठीक है, मेडिकल वाला है ऑलरेडी, तो इसमें आप देखोगे तो इंजीनियरिंग वाले में भी वैसा ही रहेगा, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट होगा, बट जैसा आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे थ्योरी है इसमें, ठीक है, अब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, देन उसके डिटेल्स, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है वैसा ही अपनी इंजीनियरिंग की बुकलेट में भी दिया हुआ है, तो मैं वहीं से काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे उठा के यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि थियोरेटिकल है, काफ़ी कुछ थियोरेटिकल है चैप्टर में, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया आपको, अब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब नोटिस करना,
कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इस चैप्टर में ना एग्जाम्पल्स के ऊपर भी खास फोकस रहेगा। थ्योरेटिकल चैप्टर्स या न्यूमेरिकल ज़्यादा है नहीं, तो ये एग्जाम्पल्स आपके लिए क्रूशल रहेंगे। अब जैसे आपको ये एड्सॉर्प्शन समझ में आया, मैंने एक कॉमन एग्जाम्पल रियल लाइफ का आपको बताया, सिलिका जेल वाला, वैसे ही देर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स दैट इन डे टू डे लाइफ यू कम अक्रॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करना, ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय चारकोल। ठीक है, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय चारकोल में क्या रहता है, यहाँ पर आपके घर में लेट्स से जो शुगर आती है, ठीक है, आपने कभी शुगर केन का जूस देखा है? शुगर केन का जूस तो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ग्रीन ब्राउन कलर का, है ना? बट उसी से जो शुगर बनती है वो तो ट्रांसपेरेंट बन जाती है। जब घर पे शुगर आती है प्रोसेस होके, तो वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो उस कलर्ड सोल्यूशन को ट्रांसपेरेंट बनाने में एड्सॉर्प्शन फिनोमेना का हाथ है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, द कलर्ड पिगमेंट जो होते हैं, जो डाइज होती है इन द सोल्यूशन, वो क्या होती है, वो चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है। सो आपने ऐसे एक चारकोल का बेड तैयार किया, ठीक है, ऐसे चारकोल का बेड तैयार है, और इसके ऊपर से आपने शुगर सोल्यूशन पोर करा। ठीक है, ये कलर्ड रहेगा एंड यहाँ से निकलेगा कलरलेस सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये चारकोल का बेड जो रहेगा, दिस विल absorb द ऑर्गेनिक डाइज that are there in the solution। ठीक है, इनफैक्ट आपने अभी रिसेंटली एड देखा है कभी ऐसे, फेस वॉश का एड आता है कि पॉन्ड्स का फेस वॉश है, इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल। या फिर आपने अभी टूथब्रश या टूथपेस्ट का ऐड देखा हो, उसमें भी आजकल ऐसे आने लग गया कि इस टूथपेस्ट में चारकोल है। या जो टूथब्रश है उसकी ब्रिसल्स जो हैं, उसको बोलते हैं कि वो चारकोल से कोट करी हुई हैं। देखा है रिसेंटली कोई ऐड ऐसा? यस सर। तो उसमें वो चारकोल जो होता है, उसका काम यही होता है कि वो जो कलर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इनफैक्ट आपने देखा भी होगा वो पॉन्ड्स के ऐसे चारकोल का ऐड, जिसमें वो एक गंदे से पानी के अंदर ऐसे चारकोल का बॉल डालते हैं और वो मडी वाटर क्लियर हो जाता है। Yes, sir. तो वो चारकोल का काम होता है जो कलर्ड डाइज को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है कहाँ पर? उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही ये एक और कॉमन एग्जांपल है डे टू डे लाइफ में जो हमारे सामने रहता है, इज डिफरेंट गैसेस का एब्जॉर्प्शन करना होता है जब, ठीक है, मान लो ऐसे गैस मास्क में, या फिर आपके पोल्यूशन कंट्रोल में, ठीक है, या फिर आपके ऐसे आप मान लो मतलब जैसे फायर फाइटर्स होते हैं, तो वो लोग जब जाते हैं ऐसे बिल्डिंग्स के अंदर जिसमें आग लगी होती है, तो उसमें वो लोग कैसे गैस मास्क पहन के जाते हैं। तो ये गैस मास्क भी क्या करते हैं, इन गैस मास्क के अंदर चारकोल होता है। तो वो क्या करता है, ये जो हार्मफुल गैसेस होती है, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको सोख लेता है, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है।
अब्जॉर्ब नहीं, अडजॉर्ब, एडी। एंड N2O2, जो ये नॉर्मल गैसेस होती हैं अपनी, N2O2, इनको पास होने देता है। तो आपको क्लीन एयर भी मिलती रहती है, सांस भी आती है, एंड हार्मफुल गैसेस भी नहीं आती है। हार्मफुल गैसेस मास्क पे अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। अब समझना कि आखिर ये एब्जॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है। तो अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू तो मैकेनिज्म, एग्जाम्पल लिखना है। हाँ हाँ मैं आता हूँ वहां पे। आप लोग पूरा पूरा एग्जाम्पल लिखोगे क्या? मतलब आप लोग सिर्फ इतना ये हेडिंग हेडिंग लिख के छोड़ दो ना। यस सर। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल, एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई बाय चारकोल। ठीक है। अच्छा, अब दो टर्म्स नोटिस करना साथ में। एक रहेगा सॉर्प्शन और एक रहेगा डीसॉर्प्शन। ठीक है, एक मिनट। तो जैसे मैंने आपको अब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ टर्म्स बताई सिखाई, वैसे ही दो और टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन। ठीक है। डीसॉर्प्शन क्या रहेगा? डीसॉर्प्शन सिंपल सा है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस। ठीक है। जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रखा है सरफेस पर, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कैसे? मतलब डिफरेंट वेज होते हैं। ठीक है। मतलब आप रबिंग कर सकते हो सरफेस को, आप क्या कर सकते हो, घिस सकते हो, सैंड पेपर से घिस सकते हो, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए थे वो हट सकते हैं। या फिर आप हीटिंग कर सकते हो, हीटिंग करने से भी जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए वो निकल जाते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके रहते हैं जिनसे आप किसी एब्जॉर्ब गैस को रिमूव भी कर सकते हो, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं डीसॉर्प्शन। ठीक है। वैसे ही एक और टर्म होता है कॉल्ड सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब होता है जब अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा हो। ठीक है। जैसे आपको मान लो चौक को लिया आपने और उसको कलर्ड इंक वाले वाटर में डाला, तो उससे क्या होगा, जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो चौक के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। आप चौक को तोड़ोगे तो आपको अंदर से चौक कलर्ड नहीं मिलेगा, आपको ऊपर ऊपर से ही मिलेगा, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर ही इंक के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इंक के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। बट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो अंदर तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप चौक को तोड़ोगे भी सही और देखोगे तो अंदर से चौक गीला जरूर होगा, कलर नहीं जाएगा अंदर तक, बट चौक गीला जरूर होगा। तो वाटर क्या हुआ, अब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों अब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है। इसे कहते हैं सॉर्प्शन। ठीक है। तो ये भी एक टर्म है जिसको आप ध्यान रखना। ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ दैट हम लोग चाहते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करें एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। तो यहाँ पर नोटिस करना दैट होता क्या है, व्हाट हैपेंस एट अ मॉलिक्यूलर लेवल एंड व्हाई दिस adsorption happens. ठीक है। So let me put the heading of mechanism of adsorption and its thermodynamics. एक बार आप कॉपी कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर वो डिसोल्यूशन लिखना है। हाँ।
लिखा? Yes, sir. अब एक बार इसको भी कॉपी कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. लिखा सबने? So क्वेश्चन मार्क के ब्लू में हो गए. सो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि आखिर ये एडजॉर्प्शन का फंडा होता क्या है. So क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा है? फ्री स्लैश अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर नोटिस करना, स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर नोटिस करना, स्टार्ट करना अंडरस्टैंडिंग एक सॉलिड से. ठीक है, मान लो एक सॉलिड यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, अब इस सॉलिड के अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, एक तो है सरफेस मॉलिक्यूल और एक है जो कि अंदर प्रेजेंट है, बल्क में या इनसाइड में प्रेजेंट है. तो जो बल्क में प्रेजेंट है, जो कि इनसाइड प्रेजेंट है, उनके अराउंड सब तरफ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट. तो क्या होता है दैट ये जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, बिकॉज सब तरफ से मॉलिक्यूल्स उनको सराउंड किए हुए हैं. बट जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ में क्या होता है, दे एक्सपीरियंस अनबैलेंस्ड फोर्सेस. क्यों? क्योंकि आप नेचर ये ऐसा है ना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के लिए कैसा है कि नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स है, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, बट ऊपर कुछ भी नहीं है ना. जैसे मान लो ये ऊपर की सरफेस का मॉलिक्यूल देखा मैंने. ठीक है, सो एक तरफ से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है और बाकी तरफ से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. तो क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल था सरफेस का, इसके पास में कुछ फ्री अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो कि बॉन्डेड नहीं होंगे किसी चीज के साथ में, है ना. सो दीज सरफेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दीज सरफेस मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर adsorption. ठीक है, दीज सरफेस मॉलिक्यूल्स attract other atoms or molecules.
ठीक है, जिसकी वजह से ये एडजॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। समझ में आया? अब नोटिस करना इसका थर्मोडायनेमिक्स कैसा रहेगा, वो भी आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, एक एक करके मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। सो यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर मैं आपसे पूछूंगा एडजॉर्प्शन का फिनोमेना एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, राइट, तो उसमें आपका आंसर रहेगा दैट एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक क्यों है एडजॉर्प्शन? व्हाई इज इट एक्सोथर्मिक? बिकॉज यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन adsorbent एंड adsorbate। एक तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बॉन्ड फॉर्म होने पर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है ना, राइट? तो उसी तरीके से यहां पर व्हेन adsorbent and adsorbate molecules attract each other, तो हीट रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा, एंट्रोपी चेंज के बारे में आपका क्या ख्याल है? एंट्रोपी चेंज कैसा होना चाहिए? मतलब यहां पर पहले नोटिस करो, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसमें यहाँ पर सॉलिड रखा हुआ है, ठीक है, एंड गैस के पार्टिकल्स ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है? इसी सिस्टम के अंदर इसी सॉलिड पर ये गैस के पार्टिकल्स आकर बैठ जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? एंट्रोपी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? क्या लग रहा है आपको? एंट्रोपी क्या होता था? एंट्रोपी वाज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो यहां पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है एडजॉर्प्शन होने पर? कम हो रहा। कम हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर एज यू कैन सी दैट एंट्रोपी कम हो रहा होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो रहा है, तो जो डेल्टा एस रहेगा, चेंज इन एंट्रोपी, वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया? Just take this. ठीक, नाउ दैट इज यहाँ पे ऑब्जर्व करना, डेल्टा एस इज नेगेटिव। अब डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी के बारे में भी नोटिस करना। यहां पर नोटिस करना एडजॉर्प्शन is accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy of the system। अब क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, अपने आप हो जा रहा है ना एडजॉर्प्शन, हम लोग थोड़ा ना कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन हो जा रहा है, तो ये डेल्टा जी भी लेस देन 0 रहेगा।
ठीक है, इसका डेल्टा जी भी नेगेटिव रहेगा। एंड उसका मीनिंग क्या होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, बट डेल्टा एस नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे। बट ओवरऑल क्योंकि ये सम नेगेटिव होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच हैज टू बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। ठीक है, और क्या होता रहेगा, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जाएगा, एज एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स, क्या होगा, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा एंड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। एंड एट दिस पॉइंट डेल्टा जी जीरो आ जाएगा एंड वी विल से दैट इक्विलिब्रियम पर एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन का रेट बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया कैसा है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का। डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है एंड डेल्टा जी भी नेगेटिव है, which will eventually become zero when equilibrium is attained between absorption नहीं, between a b क्यों लिख दिया यहाँ पे, गड़बड़ हो गया, between adsorption and desorption, adsorption and desorption। ठीक है, ये इतना पार्ट समझ में आया। लिखा सबने? ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? So at के बाद क्या है last line? At this point equilibrium is attained। ठीक है, अब आप समझना टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, सो आप लोगों को एक बार क्विक रिकैप में दे देता हूँ। मैंने अब्जॉर्प्शन वर्सेस एड्सॉर्प्शन समझा दिया, डिफरेंस क्या होता है, एंड उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि एड्सॉर्प्शन का डिटेल्स क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, उसमें एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेट का मतलब क्या होता है, एंड देन आई स्पोक अबाउट सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन आल्सो। ठीक है, फिर मैंने आपको एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एड्सॉर्प्शन, और उसकी थर्मोडायनेमिक्स भी समझा दी। ठीक है, अब मैं आपको टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन द interaction between adsorbent and adsorbate। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन रहेगा। So we have two types, we have physical adsorption and we have
केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि चारकोल रखा है आपने, ठीक है, तो उसकी सरफेस पर अमोनिया गैस या H2S गैस या CO2 SO2 गैस, ये गैसेस आके एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है। दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, ठीक है। केमिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल कैसा हो जाएगा? केमिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो जाएगा जब से कैटालिसिस हो रहा हो, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा ना कि समटाइम्स कैटलिस्ट्स आर यूज्ड, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है तो उसमें निकल यूज कर रहे हैं, या कहीं में ऐसे प्लैटिनम या आयरन यूज किया जाता है एज कैटलिस्ट, जैसे हेबर्स प्रोसेस है, N2 + 3H2 is given to NH3, तो उसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करा जाता है। तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस नोटिस करना, दैट फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट है उनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस रहते हैं, ठीक है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, ठीक है। तो डेफिनेटली विच वन विल बी, विच विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन या केमिकल एड्जॉर्प्शन? बताओ। आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की केमिकल एड्जॉर्प्शन? वंडरवॉल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड्स में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है? आपको याद है कि नहीं याद है, वंडरवॉल फोर्सेस आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बताओ भाई, हाँ या ना, कुछ तो बताओ। पढ़े थे सर। पढ़ा था ना, तो ये वंडरवॉल फोर्सेस रहते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस नोटिस करना, दूसरा डिफरेंस कैसा रहेगा? फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो इतना स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे नोटिस करा कि चारकोल है, अब चारकोल की सरफेस के ऊपर अमोनिया गैस भी एड्जॉर्ब हो जाती है, H2S गैस भी एड्जॉर्ब हो जाती है, SO2 गैस भी एड्जॉर्ब हो जाती है, HCl गैस भी एड्जॉर्ब हो जाती है, बहुत सारी गैसेस एड्जॉर्ब हो जाती हैं चारकोल की सरफेस पर, ठीक है। तो इट इज अ, यू कैन से इट इज नॉट स्पेसिफिक कि कोई पर्टिकुलर टाइप का गैस ही एड्जॉर्ब होगा क्या। बट जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, जो कैटलिस्ट का आपने नोटिस किया होगा पहले भी, कि ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन में काम आ रहा है तो वो बाकी रिएक्शंस में भी काम आ जाएगा। पर्टिकुलर कंडीशंस पे, पर्टिकुलर रिएक्शंस में पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही काम करता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द वेरी स्पेसिफिक नेचर, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना होता है ना। केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का मतलब है दैट ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना होता है, और इस तरीके से होना होता है कि बीच में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़े, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, ठीक है। वंडरवॉल फोर्स तो कैसा है, वंडरवॉल फोर्सेस आर नॉन डायरेक्शनल, मतलब एज इन दे आर
attractive forces which can be present over quite a long distance also. ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, ऐसा नहीं प्रैक्टिकल लाइफ के टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में. तो इसकी वजह से हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन को रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल भी बोलते हैं. ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब इसमें वी की फोर्सेस होते हैं. केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये इसको हम लोग इरिवर्सिबल बोलते हैं क्योंकि ये सिंपल हीटिंग वगैरह करने से रिमूव नहीं होते मॉलिक्यूल्स. ठीक है, देन यहाँ पर नोटिस करना थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्सेस रहेंगे. ठीक है, जैसे आपने नोटिस करा वंडरवॉल फोर्सेस वीक रहते हैं तो इनका जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो भी लो रहता है. ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे तो इसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हाई रहता है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, देन यहाँ पर नोटिस करना ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट जो है, ठीक है, मैं थोड़ा बाद में आपको बताता हूँ. बट आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आता है कि जब केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होने होते हैं, ठीक है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो हमें अरेनियस थ्योरी ने क्या समझाया है, दैट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करना होता है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है और उसके लिए एनर्जी लगती है विच इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. तो केमिसॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी लगती है. ठीक है, इसीलिए आपने नोटिस करा होगा जो ये कैटलिस्ट के भी एग्जांपल्स होते हैं इनके साथ में इनका टेम्परेचर कंडीशन भी मेंशन करा जाता है कि फलाना फलाना रिएक्शन है, से हेबर्स प्रोसेस N2+3H2 गिविंग 2NH3, इसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करना एंड इस टेम्परेचर पे यूज करना क्योंकि दैट टेम्परेचर इज able to overcome the activation energy barrier and form the chemical bonds. ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसे कोई एक्टिवेशन बैरियर की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, देन a last difference between physical and chemical absorption will be that physical absorption में कैसा होता है, that multiple layers can form over the surface. ठीक है, मान लो ये सॉलिड है. ठीक है, दिस इज द सॉलिड का सरफेस. तो अब इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि बस एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है, इस पे ज्यादा लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रेशर है, क्या अट्रैक्टिव कंडीशंस है. ठीक है, बट इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन, ठीक है, केमिसॉर्प्शन में यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनना होता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे एक ही लेयर प्रेजेंट हो सकती है. ठीक है, ऐसे एक के ऊपर एक नहीं प्रेजेंट होंगे. यूनिमॉलिक्यूलर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स का लेयर ही प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये समझ में आया डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन. लिखा आप लोगों ने? तो बॉक्स भी लिखना है क्या? हाँ हाँ, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, पहले लिख लो. चलो.
लिख लिया? Yes. ठीक है, ऑलराइट। नाउ let me talk about the factors affecting adsorption. ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, एक एक करके हम लोग चलेंगे. There will be 4-5 factors. Talking about the first factor, ठीक है, and as a context to the factors, particularly I am going to talk about adsorption of gas on solid. ठीक है, जैसे मैंने आपको शुगर सोल्यूशन में से कलर हटाने का एग्जांपल दिया था, तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ adsorption of liquid on solid. ठीक है, यहाँ पर अभी when I'm going to talk about these factors, I am going to keep in mind कि gases on solid का adsorption डिस्कस कर रहे हैं. So the first factor would be the nature of gas itself. ठीक है, गैस को हम लोग क्या बोलेंगे? adsorbate. The substance that is getting adsorbed on the surface is called as adsorbate. So observe करना when you will read the statement here that easily liquefiable gases, ठीक है, easily liquefiable gases such as HCl, NH3, Cl2 are more absorbed or adsorbed than permanent gases like H2, N2 and O2. ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में अंतर समझना सबसे पहले कि ये जो HCl, NH3 ये जो gases हैं, these are polar molecules. ठीक है, whereas H2, N2, O2 these are non-polar molecules. तो what this point means to say is that जिन gases के बीच में stronger attractive forces होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने gaseous state chapter में पढ़ा है ये, that polar gases versus non-polar gases में, ठीक है, polar gases के अंदर ज़्यादा strong attractive forces होते हैं, and as a result you will find that these gases, ठीक है, which are polar in nature, इनका extent of adsorption, ठीक है, ये मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर, extent of adsorption, इसको हम x upon m से represent करते हैं. x represents the mass of gas adsorbed and m represents the mass of adsorbent. मतलब कितना mass of gas got adsorbed per gram of charcoal. तो जिन gases का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहता है, जो ज्यादा इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, दोज गैसेस दे गेट adsorbed मोर. ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर याद है आप लोगों को? आप लोगों ने गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ा था. तो जैसे यहाँ पर इफ यू कैन सी H2, CH4 और SO2, ठीक है, इनके बीच में अगर मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर का गेस करना है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट SO2 जो है, ठीक है, SO2 कैसा है? SO2 इज पोलर. ठीक है, SO2 इज पोलर, whereas CH4, मीथेन एंड H2 ये दोनों कैसे हैं? These both are non-polar. ठीक है, सो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा. ठीक है, तो वो इजीली लिक्विफाई हो जाएंगे, मतलब हायर टेम्परेचर पे भी उनको लिक्विफाई करा जा सकता है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, तो हायर टेम्परेचर पे भी ये लिक्विफाई हो सकती है. जो नॉन पोलर गैसेज हैं, ठीक है, मीथेन हो गया या H2 हो गया, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम रहते हैं, ये इजीली लिक्विफाई नहीं होती हैं, तो इनको काफी ठंडा करना पड़ता है पहले, फिर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये लिक्विफाई होंगी. ठीक है, एंड CH4 एंड H2 में CH4 का क्यों ज्यादा होता है? इसमें आपको पता है, बताया गया था
कि बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो CH4 एंड H2 में दोनों ही नॉन पोलर है, बट CH4 में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे। क्यों? बिकॉज इसमें और वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आया आपको? फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन का पहला फैक्टर, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था गैस मास्क क्या करते हैं, ये जो ऐसी हार्मफुल गैसेस होती हैं अपनी HCl, NH3, H2S, SO2, इनको तो ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड जो N2, O2, H2 जैसी गैसेस रहती हैं उनको दे लेट पास थ्रू, उनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। ये समझ में आया? लिखा ये आपने? नहीं सर, हाँ, लिख लो। तो पूरा लिखना है क्या? हाँ हाँ, इसमें ये पूरा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें मतलब ये एग्जाम्पल, क्रिटिकल टेम्परेचर, पोलर नॉन पोलर, ये सब इम्पोर्टेंट है। लिखा आप सबने? ऑल राइट,
नेक्स्ट फैक्टर देखना। अच्छा, इनफैक्ट इसी में एक और पार्ट में बताना चाहूंगा, कंपेटिटिव एब्जॉर्प्शन वाला। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी टेक दिस ऑल द वे। सो यहाँ पर ठीक है, नोटिस करना कंपेटिटिव एब्जॉर्प्शन भी एक टर्म होता है। ठीक है, इसमें नोटिस करना क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, व्हेन यू हैव मोर देन वन स्पीशीज, ठीक है, दैट इज कंपीटिंग टू गेट एब्जॉर्ब्ड, तो इसमें क्या होता है, द मोर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड स्पीशीज गेट डिपॉजिटेड फर्स्ट। ठीक है, जैसे अमोनिया और O2 के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, तो अमोनिया पहले डिपॉजिट हो जाएगा एज कंपेयर टू O2। इनफैक्ट ये भी होता है, यहाँ पे नोटिस करना, अ स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस मे डिस्प्लेस अ वीकली एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस। तो इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि मान लो चारकोल की सरफेस के ऊपर O2 या N2 एब्जॉर्ब्ड हुआ पहले से, बट अब लेट से हम लोग किसी रूम में लेके गए जहाँ पर अमोनिया का अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या करेगा, अमोनिया O2 एंड N2 को भी डिस्प्लेस कर देगा। O2 एंड N2 की जगह खुद अमोनिया जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कंपैरेटिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा, देन सेकेंड फैक्टर नोटिस करना। सेकेंड फैक्टर इज द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट इटसेल्फ, मतलब जो सॉलिड जिसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसमें आप नोटिस करना दैट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक्टिवेटेड चारकोल या फिर मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात करें, ठीक है, लाइक सिलिका जेल, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर क्ले, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। दीज एब्जॉर्ब दीज लिक्विफाइबल गैसेस मोर। ठीक है, एंड यहीं पर अगर मैं ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात करूं, लाइक निकल, कोबाल्ट, सो दे एब्जॉर्ब दीज लेस लिक्विफाइबल गैसेस H2N2 एंड O2। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, जो मैंने हाईलाइट करे हैं, ये एग्जाम्पल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, देन थर्ड फैक्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एड्जॉर्बेंट ओनली। ठीक है, तो अगर एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, या उसकी सरफेस साइड्स फ्री रहेंगी, ठीक है, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सरफेस एरिया कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो सॉलिड है आप उसको बल्क की जगह ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में यूज करो, तो पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा एंड वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो चारकोल की सरफेस के ऊपर गैस एब्जॉर्ब हो गई है, तो पहले आप उसको हीट करो ताकि उसकी सरफेस की साइड पर से गैस के मॉलिक्यूल्स हट जाएं, एंड देन मोर charcoal or sorry more surface sites are available for adsorption। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, इसको भी लिखो।
ऑलराइट, लिखा आप लोगों ने? ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसे यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। फोर्थ फैक्टर रहेगा, तो इसमें नोटिस करना, जैसे मैंने आपको बताया कि एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, बिकॉज द एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। तो अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नाउ ये तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में इस तरीके से ग्राफ रहेगा, ठीक है, बट केमिसॉर्प्शन के केस में ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना, इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन you will notice that there is a slight difference। यहाँ पर पहले टेम्परेचर बढ़ाने से केमिसॉर्प्शन बढ़ता है, बट देन बाद में फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिसॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इनिशियल इंक्रीज आया वो इसीलिए आया क्योंकि केमिसॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच के डिफरेंसेस समझ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना होता है, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। तो आप स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज ओवरकम एंड एज अ रिजल्ट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, ठीक है। बट हाँ, बियॉन्ड अ पॉइंट, ठीक है, बियॉन्ड अ पॉइंट आप और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो फिर आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन ग्राफ्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इन ग्राफ्स का नाम रहता है एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किए जा रहे हैं, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। टेम्परेचर वेरी कराया जा रहा है एक्स एक्सेस पर, बट प्रेशर चेंज नहीं करा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर का भी एक इफेक्ट रहता है, वो मैं आपको अगले पॉइंट के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इतना लिख लो, ठीक है। लेट मी नो जब यहाँ का पूरा लिख लो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर लूंगा आपको आगे का दिखाने के लिए।
ऑलराइट, लिखा है इतना? ठीक है, फिर इसमें आप नोटिस करना केमिसॉर्प्शन में ये वाला ग्राफ रहेगा आपका। ठीक है, इसमें ये इनिशियल इंक्रीज जरूर एक्सप्लेन करना कि ये इनिशियल इंक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, ये लिखा आपने। नेक्स्ट देखिए अब एक बार, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्जर्व करना किस तरीके से रहेगा। सो लेट मी talk about the simple understanding first. So यहाँ पर ऑब्जर्व करना दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसा रहेगा। अगर आप इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि अगर कोई प्रोसेस है जिसका डेल्टा एन जी नेगेटिव है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? याद करके बताओ।
केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था ये कि if delta Ng is less than 0, then what happens? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ताक्सन, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कर रहा था? अगर कोई रिएक्शन था जिसका डेल्टा Ng नेगेटिव है, तो फिर प्रेशर बढ़ाने से वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है बैकवर्ड जाता है, कैसे डिसाइड करते थे? कोफिशिएंट से किससे? कोफिशिएंट से डेल्टा एनजी निकालेंगे। हाँ, तो मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ ना, डेल्टा Ng नेगेटिव है, ये मैं बता रहा हूँ। तो डेल्टा Ng नेगेटिव होने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड आएगा अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो? फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कि बिकॉज इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है, एज एन एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है, अगर मैं प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है और उससे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ने की वजह से यू कैन सी दैट जैसे जैसे ये ग्राफ बन रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, एंड मतलब बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऐसा होगा कि ये ग्राफ सैचुरेट कर जाएगा। सैचुरेट कर जाएगा मतलब आप इससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एंड उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर या फिर सैचुरेशन प्रेशर, कि यहाँ तक बढ़ा दिया तो आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ गया, फिर उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफ जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट करा जा रहा है एंड प्रेशर को वेरी करा जा रहा है। प्रेशर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जा रहा है। ये समझ में आया? सो इसी चीज को, ठीक है, मैथमेटिकली भी डिस्क्राइब करा जाता है यूजिंग एन इक्वेशन कॉल्ड एज फ्रॉन्डलिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट रहेगा इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत कम ही जगह है जहां पर इसमें मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है, बट रहेगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस ग्राफ को, ठीक है, किस तरीके से मैथमेटिकली भी डिस्क्राइब किया जाता है। हम लोग इसको बोलते हैं फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इसमें नोटिस करना दैट फ्रॉन्डलिक ने बोला दैट ये जो x बाय m है, x बाय m क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इट इज रिलेटेड टू प्रेशर रेज्ड टू द पावर ऑफ 1 बाय n। ठीक है, और you can convert this proportionality into equation by using a proportionality constant, say k, that x by m is equal to k p की पावर 1 by n। ठीक है, अब इसमें नोटिस करना, इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में फ्रॉन्डलिक ने ब्रेक डाउन करा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, लो प्रेशर रीजन, ठीक है, हाई प्रेशर रीजन, एंड यहाँ बीच में मॉडरेट प्रेशर रीजन। ठीक है, जिसके लिए फ्रॉन्डलिक सिंप्लीफाइड दिस इक्वेशन। सो ऑब्जर्व करना, लो प्रेशर रीजन में
what Freundlich mentioned is that n is equal to 1. ठीक है, यानी कि जो x by m है that has a linear variation. ठीक है, x by m is directly proportional to p, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा रिलेशनशिप दिख रहा है स्टार्टिंग में लो प्रेशर रीजन में. एंड अगर मैं हाई प्रेशर रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाई प्रेशर रीजन में कैसा रहेगा? हाई प्रेशर रीजन में अकॉर्डिंग टू फ्रॉन्डलिक दिस 1 by n टेंड्स टू 0, मतलब n जो है it becomes a very large quantity and 1 by n tends to 0. तो 1 by n tends to 0 से क्या हो जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ जाएगा, मतलब x by m is equal to k into p की पावर 0. p की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, राइट. सो यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएशन रहेगा ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस. एंड अगर मैं मॉडरेट प्रेशर कंडीशंस के बारे में बात करूंगा, राइट, अंडर मॉडरेट प्रेशर कंडीशंस यहाँ पर n is something which is not equal to 1 and neither very large. It is some moderate value. It can be 2, 3, 4. Experimentally निकालना पड़ेगा. ठीक है, this is experimentally determined. Now in this case, when it is experimentally determined, तो आप नोटिस करोगे कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ता है. तो वो ग्राफ किसके बीच में बनता है यहाँ पर ऑब्जर्व करना. ठीक है, ये नॉन लीनियर ग्राफ रहेगा x by m वर्सेस p का. ठीक है, बट इफ यू टेक log ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, log x by m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log k प्लस 1 by n log p. तो यहाँ पर अगर आप log x by m वर्सेस log p का ग्राफ बनाओगे तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन रहेगा विद अ स्लोप 1 by n. ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस. ठीक है, तो जो स्लोप है वो 1 by n रहेगा एंड जो ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है, दिस विल बी log k. ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ प्रेजेंट रहेगा. तो ये मैथमेटिकल तरीका हो गया टू डिस्क्राइब दिस ग्राफ. ठीक है, इस पे कभी कभी एक आध न्यूमेरिकल बन जाता है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का वो न्यूमेरिकल रहेगा, बट पहले आप इतना लिख लो. ठीक है, लो प्रेशर कंडीशंस में n is 1, हाई प्रेशर कंडीशंस में n is a very large quantity ताकि 1 by n approaches 0. ठीक है, यहाँ पर लीनियर एंड कांस्टेंट वेरिएशन रहेगा रिस्पेक्टिवली. ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ. एंड मॉडरेट प्रेशर कंडीशंस में you have the experimentally determined value of n. इसको लिखो.
Is this clear? ठीक है, इसमें एक और पॉइंट नोटिस करना, जब हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये तो मैंने कैसा था, गैस ऑन सॉलिड के बारे में बात करा हुआ था, ठीक है, बट अगर सोल्यूशन से एडजॉर्प्शन का बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन भी एक फैक्टर रहता है, ठीक है, प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन पर जो डिपेंडेंस है वो भी ऐसे ही सिमिलर इक्वेशन से पता पड़ता है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, एंड उसका रिलेशनशिप भी इस तरीके से रहेगा, जहां प्रेशर था उसकी जगह कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन रहेंगे। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आपको? मैं क्विक रिकैप कर देता हूं, हम लोगों ने आज क्या क्या देखा। राइट, हम लोगों ने आज अब्जॉर्प्शन वर्सेस एडजॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस समझा, ठीक है, एडजॉर्प्शन के एग्जांपल्स देखे, कुछ टर्म्स देखे, देन मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन और उसका थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो ऑब्जर्व किया, देन उसके दो टाइप्स फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन को समझा और उनके डिफरेंसेस भी हाईलाइट करे, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, जिसमें मैंने आपको 5 फैक्टर कराए। एक तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एक नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, एंड अगर सोल्यूशन में एडजॉर्प्शन हो रहा है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन भी एक फैक्टर आ जाता है। राइट, तो कीपिंग दीज इन माइंड, अब आपको ये समझ में आ रहा है दैट हाउ द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन इज। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ छूट गया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं आपको इसके थोड़े क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे बट एक आइडिया होना चाहिए आपको कि क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो लेट्स देन क्लोज द डिस्कशन फॉर द डे। ठीक है, कुछ डाउट पूछना है आपको, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? All right, then let me close the session. Thank you guys.